नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो हमारी यूपी पीजीटी की क्लास हमारी 2 हो चुकी है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो दोनों क्लास नहीं देखी है वो देख सकते हैं। इसके बाद आज हम लोगों की है तीसरी क्लास। आज हम लोग 3rd क्लास करेंगे, जहाँ पे हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी एजुकेशन फिलॉसफी पढ़ेंगे, उन्होंने टीचर का क्या रोल बताया है, उन्होंने करिकुलम कैसा बताया है, इसके अलावा उनकी खुद की फिलॉसफी किस बेस्ड पे थी, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है शिक्षा शास्त्र एजुकेशन का, ठीक है। और हमारा बैच कौन सा है, आरंभ बैच है, जिसके थ्रू हम लोग यूपी पीजीटी प्लस जो भी कॉमन टॉपिक है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है तो यूजीसी नेट पेपर 2 में भी इनका सिलेबस में इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए भी देख सकते हैं। पूरी कोशिश की गई है कि सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए जाएं और हम लोग अपनी तैयारी को इसी प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि जब भी एग्ज़ाम होता है हमारा तो तब तक हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर रहें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारा यूपी पीजीटी का सिलेबस है, जिसमें हम लोग क्या शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उसका स्वरूप, औपचारिक अनौपचारिक, औपचारिकेतर मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल, और उसके विषय क्षेत्र, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा के अभिकरण, ठीक है। ये यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं अपनी पहली क्लास में। इसके बाद हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा था अपनी 2nd क्लास में। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे टैगोर, मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आज हमारा जो सिलेबस का पार्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इंट्रोडक्शन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था 6 मई 1861 कलकत्ता मतलब कलकत्ता में। इनके पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, जो एक स्कॉलर थे, ठीक है। और आर्ट मतलब कला प्रेमी थे, धार्मिक इंसान थे, सोशल वर्कर मतलब सोसाइटी में जो सहयोग देते हैं, सोसाइटी के लिए जो काम करते हैं उस पर वो वर्क करते थे। उनका पूरी जो भी लाइफ थी वो बेस्ड थी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब साधारण रहना लेकिन अपने विचार जो हैं वो उच्च रखने हैं, ठीक है। और इनको गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। किनको, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इनको हम लोग गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। जो भी स्कॉलर हुए हैं या जिन्होंने इनकी फिलॉसफी पे वर्क किया है उन्होंने इनको ये नाम दिया था, ठीक है। आप लोग यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, गुरुदेव हैड रीड द वेदास एंड उपनिषद इन हिज चाइल्डहुड, मतलब इन्होंने अपने बचपन में ही वेद और जो उपनिषद होते हैं उनकी शिक्षा ग्रहण कर ली थी, क्योंकि इनका घर में माहौल ऐसा था कि ये सब चीज़ें इनके पिताजी माताजी पढ़ते थे, तो इसीलिए इन्होंने भी ये सब चीज़ें उस टाइम पे पढ़ ली थी, ठीक है। तो इनकी जो मेटाफिजिक्स है वो पूरी उपनिषद पे ही डिपेंड करती है, ठीक। ये उपनिषद फिलॉसफी विद ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट, मतलब ये उपनिषद फिलॉसफी के ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट से देखते हैं। इनकी जितनी भी फिलॉसफी है उस पर डिपेंड करती है ऑफ गॉड इन ऑल बीइंग्स ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑन दिस बेसिस, ठीक है। तो इनकी फिलॉसफी के अनुसार जो भी यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं वो क्या है, जो भी भगवान है उनका ही रूप मानते हैं, और जो ह्यूमन है जितने भी उनको भी ये भगवान का ही रूप मानते हैं। क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ यूनियन इन ऑल बीइंग्स, ठीक है। वही मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, उनका मानना है कि ये सारे भगवान का ही एक स्वरूप हैं, ठीक है। सम स्कॉलर्स टर्म द फिलोसफिकल थॉट ऑफ गुरुदेव एज विश्व बोध दर्शन, क्या बोलते हैं, विश्व बोध दर्शन। कुछ स्कॉलर हुए हैं जिन्होंने इनकी फिलॉसफी पे काम किया है, तो उन्होंने इनकी फिलॉसफी को क्या बोला है, विश्व बोध दर्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ भी हिंदी में भी दिया है विश्व बोध दर्शन, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुरुदेव बिलीव्ड इन द सोल एंड गॉड आइडियलिस्टिक, वो आत्मा और भगवान में विश्वास करते हैं, इसलिए उनको आदर्शवादी कहा जाता है,
ठीक है। उनको आदर्शवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आत्मा और भगवान में विश्वास करते हैं। गुरुदेव कंसीडर्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड एज ए ट्रू एंड रियल, ठीक है। वो मानते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, मतलब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो भगवान या मतलब गॉड का ही एक अंश है। तो उन मटेरियल चीज़ों को वो भगवान का अंश मानते हैं, इसलिए उनको रियलिस्टिक भी बोला जाता है, ठीक। इसके बाद गुरुदेव लव नेचर, ही कंसीडर इट टू बी सिंपल, प्योर एंड जॉयफुल। अब जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो नेचर से काफ़ी प्यार करते हैं। वो मानते हैं कि जिस प्रकार से नेचर इतना सिंपल, प्योर और आनंददायक है, उसी प्रकार से मानव जीवन भी इसी पे डिपेंड होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको प्रकृतिवादी भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इनको आदर्शवादी प्लस रियलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक, इसके बाद प्रैग्मेटिस्ट क्यों कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट भी देख लेते हैं। गुरुदेव एम्फेसाइज्ड ऑन प्रैक्टिकल, द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब ह्यूमन लाइफ की जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उन पे भी उन्होंने काफ़ी वर्क किया हुआ है और उसको मानते भी हैं। तो उसी के हिसाब से उनको प्रैग्मेटिस्ट भी बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, गुरुदेव आत्मा और ईश्वर को मानते हैं, इसलिए उनको आदर्शवादी में विश्वास करते हैं, मतलब उनको आदर्शवादी बोला जाता है। उनको यथार्थवादी क्यों बोला जाता है? क्योंकि भौतिक जगत की जो भी चीज़ें हैं उसको वो सत्य और वास्तविक मानते हैं। क्योंकि वो प्रकृति से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से सरल, शुद्ध, आनंददायक चीज़ें होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग, इसलिए उनको प्रकृतिवादी भी बोला जाता है। और मानव जीवन के व्यवहारिक पहलू पे भी उन्होंने काफ़ी वर्क किया है, उस पर उसको ट्रू मानते हैं, भगवान के समकक्ष मानते हैं, इसलिए उनको व्यवहारिकतावादी भी बोला जाता है, ठीक। हम लोग यहाँ पे मेटाफिजिक्स ऑफ विश्वबोध दर्शन, मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मेटाफिजिक्स है उस पर बात करेंगे। यूनिवर्स एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स पर्सनालिटी, उन्होंने बोला है जितना भी संसार है, संसार में जितनी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो गॉड है, जो भगवान है, ईश्वर है, उनका ही एक अंश है, ठीक है। गॉड मेड वर्ल्ड इज एज ट्रू एज गॉड इटसेल्फ, मतलब भगवान के द्वारा बनाई हुई चीज़ें उतनी ही सिंपल और सरल हैं जिस प्रकार से ईश्वर है, ठीक है। ही हैज एक्सेप्ट गॉड इन बोथ फॉर्म, एक निरंकार, आप लोग जानते हैं कुछ लोग निरंकार को मानते हैं, कुछ कारा, ये दो फॉर्म उन्होंने दिए थे। अब निरंकारा मतलब क्या होता है? द क्रिएटर, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। शंकरा मतलब है द फॉर्म ऑफ यूनिवर्स, मतलब नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर लोग ये टर्म जो दिए गए हैं निरंकारा और संकारा, तो इनको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। निरंकारा मतलब क्या हो गया? जिसका कोई मतलब शक्ल नहीं है, जिसको कोई जानते नहीं, जैसे जो लोग मानते हैं, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर या जहाँ भी आप लोग पूजा अर्चना करते हैं कि वहाँ पे एक रूप है भगवान का, ऐसे मतलब शिव जी दिखते हैं, ऐसे गणेश जी दिखते हैं, इस प्रकार से। तो निरंकार में जो लोग बिलीव करते हैं वो लोग मानते हैं कि भगवान का स्वरूप किसी ने देखा है, वो किसी स्वरूप में नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल पावर है जो है लेकिन दिखती नहीं है। तो शंकरा आप कह सकते हैं कि जो लोग बिलीव करते हैं कि शंकर जी की मूर्ति है तो शंकर जी ऐसे होंगे, या फिर जिस प्रकार से भी है आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। गॉड इज एवरी पार्टिकल ऑफ द नेचर, उन्होंने बताया कि प्रकृति में जितना भी पार्टिकल है, जो भी कण है, जो भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सब में भगवान विद्यमान है, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। तो आप जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक्सेप्टेड द सोल इन द 3 फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द उपनिषद, उपनिषद के अनुसार इन्होंने जो सोल आत्मा है उसको 3 रूप में माना है। डिफेंस, ठीक है। दूसरा है डिस्कवरी ऑफ नॉलेज एंड अटेनमेंट ऑफ इनफाइनाइट रियलाइजेशन, ठीक है। तीसरा है मैन टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इट्स इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक। दीज 3 फंक्शन आर द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द सोल, ये तीनों फंक्शन नेचुरल क्वालिटी किसकी है? आत्मा की। सेल्फ रियलाइजेशन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब हम लोगों का आत्म साक्षीकरण जो होता है वही मेन एम है अपनी लाइफ का। यहाँ पे हम लोग हिंदी में और समझ लेते हैं। उपनिषदों के अनुसार आत्मा को 3 रूपों में स्वीकार किया गया है, ठीक है। इसके बाद ये मनुष्य को आत्मरक्षा की ओर प्रवृत्त करता है, एक रूप ये हो गया।
यह मनुष्य को ज्ञान की खोज को अनंत अनुभूति की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसका अनंत स्वरूप को समझने की ओर प्रवृत्त करता है। ये 3 कार्य आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, मतलब जो हमारी आत्मा या सोल है उसके ये 3 स्वाभाविक गुण हैं। इसका आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुभूति ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब उन्होंने ही हैज डिवाइडेड ह्यूमन लाइफ इनटू 2 एस्पेक्ट, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। अब जो फिजिकल मतलब क्या हो गया, जैसे हमारी बॉडी है, मतलब जो हमें दिखती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, नेचर एनवायरनमेंट हो गया, हमारी फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, जैसे जो हमारी कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ होती हैं, उससे रिलेटेड ये सब चीज़ें किस में आ गई, मतलब भौतिक चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाएंगी, फिजिकल एस्पेक्ट में। इसके दूसरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ही हैड इंक्लूडेड हिज सोल बाय सोशल सर्विस, प्रेम योगा एंड साधना। ठीक है, तो जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो क्या है कि जैसे हम जो मनुष्य हैं उसकी सेवा करते हैं, या सोशल सर्विस मतलब क्या हो गया, हम लोग समाज में किसी न किसी रूप में अपना योगदान देखते हैं एक समाजकर्ता के रूप में। ठीक है, प्रेम योग मतलब प्रेम फैला के एक दूसरे से प्रेम करके घृणा ना करें, ये सब चीज़ें। साधना मतलब योग के द्वारा। ठीक है, लव फॉर मैनकाइंड कैन मेक एक्सपीरियंस, आत्मक भाव मतलब क्या हो गया, यूनिटी ऑफ सोल, मतलब जो प्रेम है उसका क्या मतलब है कि हम लोग सबको एक ही समझे, मतलब कि जो भी यूनिटी ऑफ सोल, एक जितने भी लोग हैं सब एक ही सोल के अंश हैं। ठीक, ये इनकी खुद की फिलॉसफी के ऊपर बताया गया है। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। भौतिक पहलू हैं जो हमारे स्वयं का शरीर हो गया, प्राकृतिक वातावरण, उसके बाद उस परिवार हो गया, समाज, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन, ये सब। उसको अपनी आत्मा को शामिल, मतलब जिसमें हमारी आत्मा को सेटिस्फैक्शन मिले, आत्मा खुश हो, वो सब चीज़ों को इनको इंक्लूड किया है, जिसमें क्या आता है, समाज सेवा, प्रेम योग और साधना। ठीक है, मानव जाति के प्रति प्रेम एकात्म भाव का अनुभव करा सकता है। टैगोर एक प्रसिद्ध कवि, लेखक, नाटककार, मानवतावादी, दार्शनिक, समाज सुधारक, महान राष्ट्रवादी और चित्रकार रहे हैं। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जिससे उन्हें नोबेल पुरस्कार और दुनिया भर में पहचान मिली थी। अब गीतांजलि का क्वेश्चन काफ़ी पूछा भी जाता है, तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि का ट्रांसलेट किस में किया था, इंग्लिश में, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके बाद 22 सितंबर 1921 को प्रसिद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। तो ये डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, 22 सितंबर 1981। ठीक है, इसके बाद है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अब इनकी जो शिक्षा के ऊपर इनके दार्शनिक विचार हैं वो किस प्रकार से हैं, तो हम लोग देख सकते हैं। शिक्षा के दौरान बच्चे को स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब भी बच्चे को शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे को हमेशा स्वतंत्र फील होना चाहिए, इसलिए ही ये नेचुरल जो चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रकृति जो है सबसे बड़ा अध्यापक है कोई भी बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए। जिस प्रकार से रूसो ने बात की है प्रकृतिवाद की, कि प्रकृति से बड़ा कोई टीचर नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति खुद ही में सिखाता है, दंड देता है, फिर उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके द्वारा वो खुद ही बच्चे सीखते हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पे बात की है कि बच्चे फ्री फील करें। प्रकृति एक बच्चे के लिए सबसे प्रभावी और शक्तिशाली शिक्षक है। देखो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि प्रकृति जो है सबसे बड़ा टीचर है। उन्होंने अपने शांति निकेतन के स्थान और स्थापना के लिए खुले जंगल के पास एक प्राकृतिक क्षेत्र का चयन किया। ठीक है, जो इन्होंने अपना शांति निकेतन खोला था। तो अब शांति निकेतन भी आपको याद रखना है। शांति निकेतन किससे रिलेटेड है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। ठीक है, तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कहाँ पे की थी, एक जंगल था पूरा खुला था जहाँ पे पेड़ पौधे मतलब नेचुरल चीज़ें विद्यमान थी, वहाँ पे उन्होंने अपने शांति निकेतन का जो भी स्थापना की गई थी। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना की थी। उन्होंने एक और बात की थी किसकी, इंटरनेशनल ब्रदरहुड। अब ये इंटरनेशनल ब्रदरहुड का क्या मतलब हो गया, तो हम लोग देखते हैं। इंटरनेशनल ब्रदरहुड का मतलब है कि जैसे उन्होंने बताया है कि एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा की सारी चीज़ें
जितने भी लोग हैं उसमें विद्यमान है। मतलब इन्होंने यूनिटी की बात की है। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि इंडिया में ऐसा होता है या फिर बाहर ऐसा है, इन्होंने पूरे होल यूनिवर्स में ऐसा बताया है कि एक ही भगवान है और सब लोग उसी से रिलेटेड है। मतलब सारे ह्यूमन बीइंग उसी परमात्मा का एक अंश है। तो उसी बेस पे इन्होंने इंटरनेशनल ब्रदरहुड की भी बात कही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और लगभग पूछा ही जाता है पीजीटी एजुकेशन में, यूजीसी नेट में और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एम ऑफ एजुकेशन क्या है। बच्चे को शारीरिक रूप से विकसित करने के लिए विभिन्न शारीरिक गतिविधियां प्रदान करें। अब बच्चे को सबसे पहले है कि फिजिकल डेवलपमेंट की यहाँ इन्होंने बात की है। तो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है कैसे होगा, जैसे उसको मतलब कोई एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें कराई जाएं। ठीक है, और जैसे स्विमिंग वगैरह कराई जाए या फिर बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटी कराई जाए जिससे उसका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने ये बात कही है। खुले मैदान में अधिक से अधिक गतिविधियां और अनुभव प्रदान करके मानसिक विकास को बढ़ावा देना, जहां प्रकृति किताबों से अधिक खोज करती हो। अब इन्होंने खुले मैदान की क्यों बात की है, क्योंकि नेचर में रह के बच्चे को जब सिखाया जाएगा वहाँ वो गतिविधियाँ करेगा, एक्टिविटी करेगा, तो नेचर जो है किताबों से ज़्यादा ज्ञान देती है, ऐसे इनके विचार रहे हैं। इसके आत्म अनुशासन, सहनशीलता, शिष्टाचार और आंतरिक स्वतंत्रता के माध्यम से बच्चे के नैतिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन की बात की है। इन्होंने बोला है कि सहनशीलता होनी चाहिए, शिष्टाचार, आंतरिक स्वतंत्रता, ये सब किस प्रकार से आएंगे, ये किसके रूप हो गए, जो मोरल डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो वो इस किससे बढ़ेगा, जब बच्चा आत्म अनुशासित होगा, सहनशील होगा, शिष्टाचार होगा और आंतरिक स्वतंत्रता मतलब इनर फ्रीडम फील करेगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। इसके बाद जो खुले मैदान में गतिविधियां करेगा, ये सब किससे रिलेट हो गए, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये इससे रिलेट करता है। बच्चे की आत्म अभिव्यक्ति, आत्म विकास, आत्म अनुभव जैसी छिपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालना, जिन्हें केवल व्यक्तिगत अनुभवों से ही मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, अब इन्होंने पूरी बात की है कि बच्चे की जो इनर क्षमताएं हैं, मतलब जो इनहेड है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसके बारे में बात की है कि टीचर ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे के अंदर जन्मजात जो पावर है या शक्तियां हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, तो टीचर इस पे वर्क करे, तो मतलब जो उसकी इनर पावर है उनको ही बाहर निकाले, क्योंकि उससे ही बच्चा अपने फील्ड में या जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं उसमें अच्छा करके दिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बात होगी। इसके बाद बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना। अब यहाँ पे वही नेशनल ब्रदरहुड की बात की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रदरहुड कब विकसित होगा, जब हमारी समाज ऐसा होगा, सोसाइटी ऐसी होगी, हमारे घर से ये सब चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी भी देखा जाता है कि उच्च कुलीन लोग हैं कुछ समाज में, जो अभी भी जैसे जिनको हम लोग नहीं बोलते हैं ना, संविधान में ऐसा बोला गया है, तो मानते हैं कि इनके हाथ का नहीं खाना, SC ST हो गए। आप मतलब ये रियलिटी है, आप लोग देख सकते हैं अपने आसपास पड़ोस में, हो सकता है आपके घरों में ये सब चीज़ें देख सकते हैं। इसीलिए इन्होंने नेशनल ब्रदरहुड की बात कही है कि ये सब लोग जब एक समान रहेंगे, एक तरीके से काम करेंगे, तो ये सब चीज़ें कहीं से निकल के आएंगी नहीं, क्योंकि बच्चे घर से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, इसके बाद आके स्कूल में सीखते हैं, फिर सोसाइटी में भी यही सब चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो ये सब पे काफ़ी इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद इन्होंने टीचिंग मेथड क्या बताए हैं। इन्होंने बोला रियल लाइफ बेस्ड टीचिंग मेथड होनी चाहिए, क्योंकि आगे बच्चा जाके रियल लाइफ चीज़ों से रिलेट करेगा। उसको आप किताबी ज्ञान देंगे या किताबों से ही जोड़ के रखेंगे और कोई चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे, तो जब रियल लाइफ सिचुएशन आएगी तो बच्चा तो अपने आप परेशान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बताया कि टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए जो रियल लाइफ से कनेक्ट करता हो। ठीक है, और बच्चे का मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके। इसके बाद क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन मेथड डिस्कशन मेथड बताया गया है। तो ये किस लिए बताया गया, क्वेश्चन आंसर बताया गया कि जब बच्चे एक दूसरे से आपस में क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो भी इनकलकेट होगी। इसके बाद क्या होगा कि जैसे अब कोई क्वेश्चन आंसर में आपने देखा होगा कि किसी के विचार अलग होते हैं,
ठीक है। एक घर में सबके विचार एक से नहीं मिल पाते हैं, तो इसमें तर्क वितर्क होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, तो मेंटली जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं इस पे भी ये चीज़ें वर्क करेंगी। डिस्कशन में क्या है, एक दूसरे की चीज़ें भी शेयर करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, तभी तो कहते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो क्यों कहा जाता है शेयरिंग इज केयरिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं, ये बात बहुत ही सत्य है, ठीक है। इसके बाद है हमारा टीचिंग बेस्ड। टीचिंग बेस्ड कैसे होना चाहिए, जिसमें बॉडी एंड माइंड दोनों ही इंक्लूडेड हों, ठीक है। इसके बाद लर्निंग ऑफ हैंडक्राफ्ट इज कंपलसरी इन हिज विश्व भारती। जो इनकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने वहाँ पे कोई भी क्राफ्ट का काम कंपलसरी रखा हुआ था, जिससे क्या है कि वो एक्टिविटी के तौर पे सीख सकें, अपने रियल लाइफ के लिए जो आगे के लिए तैयार हो सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टीचिंग मेथड बताए गए हैं। इसके टीचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने शिक्षक की तुलना दीपक से की है जो अपनी लौ जला रहा है। अब लौ जला रहा है क्या मतलब है, मान लो एक टीचर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये टीचर एक है। अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग उनके विचार हैं, ठीक है। अब टीचर दीपक का काम कैसे करेगा कि सब बच्चों का बराबर इक्वल ध्यान रखेगा, तभी तो आजकल बोला गया है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। किस लिए बोला गया है कि टीचर बच्चे से कनेक्ट कर पाएंगे, तभी तो क्या होगा। अब वो मान लो एक टीचर है, 30 बच्चों को पढ़ाता है, अब वो पूरा ज्ञान 30 बच्चों में गया, ठीक है, वो भी फिर आगे चल के अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे, तो कहीं ना कहीं 30 से वो 300 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होती, एक इन्होंने टीचर को दीपक की तुलना दी है जो एक लौ जलाता है, मतलब जो बहुत सारे बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट जैसी चीज़ों का निर्माण करता है, ठीक है। प्रेम, स्नेह, सहानुभूति और विचार पूर्वक व्यवहार करें। टीचर कैसा होना चाहिए, प्रेम से बात करे, स्नेह सहानुभूति हो, विचार पूर्वक। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कुछ भी गलत थोड़ा बहुत किया तो टीचर को ही गुस्सा आ गया, तो बच्चे तो उससे ही देख के सीखेंगे, ठीक है। बच्चे को अनुकूल वातावरण प्रदान करें ताकि वह स्वयं को उपयोगी और रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न कर सके, ठीक है। ऐसा माहौल क्रिएट करें कि बच्चे क्रिएटिविटी कर पाएँ, और जो उसके खुद के एक्सपीरियंस हैं या वो खुद की जो इनर पावर है उन पे वर्क कर पाए, उनके हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा पाए, और अब अपने अनुभवों से सीख सके, अपने खुद के अनुभवों से भी सीख सके, ठीक है। इसके बाद है बच्चों की रचनात्मक क्षमताओं को सदैव प्रेरित करना चाहिए ताकि वे रचनात्मक गतिविधियों एवं अनुभवों में व्यस्त रहें। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताया है कि बच्चों की जो भी क्रिएटिविटी है उस पर हमेशा वर्क करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन की आज हम लोग बात कर रहे हैं उसी पे रिलेट करता है, ठीक है। तो जब हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे वर्क करेंगे, तभी तो बच्चे आगे अपने अनुभव के हिसाब से अपने तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्होंने करिकुलम कैसा बताया है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से चरम सीमा तक विकसित कर सके। चरम सीमा मतलब हाईएस्ट उसकी नॉलेज तक डेवलपमेंट उसका हो सके, ठीक है। मतलब जहाँ तक उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वहाँ तक उसका डेवलपमेंट हो सके। पाठ्यक्रम करिकुलम ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। इसके बाद यहाँ पे क्या, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, मतलब नेचुरल जो स्टडी होती है, कृषि आपकी होगी, एग्रीकल्चर, बागवानी क्षेत्र अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, कला, मूर्ति आदि, ये सब सब्जेक्ट इन्होंने बताए हैं जो कहीं ना कहीं नेचुरल चीज़ों से काफ़ी रिलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं राधा कृष्ण जी ने, जो डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर एक बात कही थी। रविंद्रनाथ डिड नॉट क्लेम टू प्रोड्यूस एन ओरिजिनल फिलॉसफी। उन्होंने बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कोई खुद की ओरिजिनल प्रोड्यूस की हुई फिलॉसफी नहीं थी। किस प्रकार से नहीं थी, दो नेचुरलिज्म वॉज लिटिल मोर प्रीडोमिनेंट, मतलब वो कुछ हद तक ज़्यादा नेचुरलिस्टिक चीज़ों पे मतलब नेचुरलिस्टिक चीज़ों से जुड़े हुए थे, इसलिए वो प्रकृतिवादी कहलाए गए। उसके बाद वो
आइडियलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म आर ब्लेंडेड इन हिज फिलॉसफी। सारे जो भी दर्शन थे उनका एक ब्लेंडेड रूप था रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फिलॉसफी में देखने को मिलता था। ठीक है, उन्होंने किसी को निग्लेक्ट नहीं किया था, सबका ही उसमें इंक्लूडेड चीज़ें रखी हुई थी उनकी फिलॉसफी में। ठीक है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, एक तो हम लोगों ने बात की थी विश्वबोध दर्शन। ठीक, विश्वबोध दर्शन ये किससे रिलेट करेगा, अब आप लोगों को पता चल गया होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद शांति निकेतन किससे रिलेट करता है, ठीक है, शांति निकेतन, तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इसके बाद जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी थी वो किसने ओपन की थी, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। गीतांजलि किससे रिलेट करती थी, मतलब गीतांजलि का ट्रांसलेशन जो किया गया था जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल ब्रदरहुड की भी बात कही थी। ठीक, इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात किसने कही थी, रविन्द्रनाथ। ये तो काफ़ी मेन पॉइंट है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों की रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो फिलॉसफी है उसका चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोगों को अगर कुछ पॉइंट लगते हो कि इंक्लूड नहीं किए गए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, और आशा करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। इसके अलावा आपको लगता है क्लास में कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप लोग अपने सजेशन भी दे सकते हैं, और इसी प्रकार बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। अगर आपको क्लासेज और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं वो सब समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास क्लासेस पहुंच सके। इतनी अच्छी संख्या में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।